हेलो एवरीबॉडी। जीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज फिर हम बात करेंगे कुछ अच्छे सवालों पर जो आपके न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बल्कि आपके स्कूलिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आज का जो वीडियो बनेगा उसमें हम बात करेंगे कि आप स्कूल के नोटबुक में अपने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्लास 9th के स्टूडेंट या क्लास 10th के स्टूडेंट, उनके सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के सिलेबस में है, इसलिए उनके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो बात करेंगे हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक चर राशि वाले द्विघात समीकरण पर। पहला सवाल है कि एक शतरंज के बोर्ड के 64 वर्गाकार खानों में प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बोर्ड के चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के बॉर्डर बने हुए हैं। शतरंज के बोर्ड की एक भुजा की माप आपको ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा आसान सा सवाल है। स्टार्ट करते हैं हम इसी सवाल के साथ। एक चेस बोर्ड है। चेस बोर्ड आप समझते हैं 8x8 का एक ग्रिड होता है। इसमें आपके चारों तरफ एक बॉर्डर बना हुआ है, ऐसा ये कह रहा है। तो 8x8 का ग्रिड होता है, इसका मतलब इसमें टोटल खाने जो होते हैं वो 64 होते हैं। शतरंज के बोर्ड में कितने खाने होते हैं? खानों की संख्या बराबर 64। ठीक है। और एक खाने का जो क्षेत्रफल है, एक बॉक्स का जो क्षेत्रफल है वो आपको दे दिया है। एक बॉक्स का क्षेत्रफल आपको दिया है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से 64 खानों का जो क्षेत्रफल आएगा, जो बोर्ड का क्षेत्रफल आएगा, वो 64 खानों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 64 खानों का जो क्षेत्रफल होगा वो 64 में 6.25 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसके बराबर होगा। तो जब इसको मैं गुणा करूंगा तो ये आएगा 400। ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि ये जो भुजा है इसकी वो ए है। ये भुजा है बोर्ड की। यहाँ पर आपके खाने बने हुए हैं इस तरह से 3 4 5 6 7, इसी तरह से इधर भी है। तो 8 गुणित 8 यानी कि 64 खाने हैं। एक खाने का क्षेत्रफल 6.25 है। आपके पास 64 खाने हैं तो 64 खानों का आपने क्षेत्रफल निकाला। 64 को आपने 6.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिला 400। तो 400 क्षेत्रफल है उस बोर्ड का, केवल बोर्ड का। अभी उसमें बॉर्डर इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखें। तो इस हिसाब से भुजा का मान निकाल लेते हैं। माना भुजा, बोर्ड की भुजा जो है वो है ए। तो क्षेत्रफल हो जाएगा ए वर्ग, क्योंकि वर्गाकार है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा ए गुणित ए यानी कि ए वर्ग। तो ए वर्ग का मान आपका 400 आया, तो ए का मान आ जाएगा वर्गमूल 400 यानी कि ए का मान आया 20 सेंटीमीटर। तो आपने इसका मान निकाल दिया। इसका जो मान आया आपका, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का मान, ये आपका 20 आया। अब उसके बाद वो कहता है कि 2-2 सेंटीमीटर का बॉर्डर सब तरफ बना हुआ है। तो जब 2-2 सेंटीमीटर का बॉर्डर इसमें बना है तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बोर्ड के पूरी जो भुजा होगी उसकी माप अगर मुझे निकालनी हो तो ये जो 20 इसकी लंबाई है उसमें 2 इधर बढ़ेगा और 2 इधर बढ़ेगा। तो 20 में 4 बढ़ जाएगा, तो 24 सेंटीमीटर जो है वो बोर्ड के भुजा की लंबाई हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से ये सवाल बन पाएगा दोस्तों। आप इसको इसी तरह से बनाइए, आसानी से बनेगा और बहुत मज़ा आएगा आपको बनाने में। ये जो सवाल है ये कहता है कि फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर है और क्षेत्रफल इसका 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है आपको। क्यारी आयताकार है, कुछ इस तरह की एक क्यारी बनी हुई है, आप समझिए इसको। इसकी लंबाई को मैंने अगर ए मान लिया और चौड़ाई को अगर मैंने बी मान लिया तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है ए गुणित बी। परिमाप इसका 76 दिया है। माना लंबाई ए और चौड़ाई बी है, तो क्षेत्रफल इसका ए बी हो जाएगा। और परिमाप जो होगा उसका भी आप सूत्र लगा दें। परिमाप होता है 2 इंटू ए प्लस बी, यानी एल प्लस बी होता है। यहाँ पर ए और बी हमने माना है। परिमाप 76 है, आप 76 लिख दीजिए। 2 गुणित ए धन बी अपनी जगह रहेगा।
2 इधर आएगा तो पक्षांतर करने के बाद आपका 76/2 यानी कि आपके लंबाई और चौड़ाई का योग आ जाएगा आपका 38। ये एक चीज़ आपको मिल गई। पहला मैं इसको नंबर 1 डाल के छोड़ देता हूँ ताकि आगे हमको अगर यूज़ करना पड़े तो हम इसको इसके सीरियल नंबर के साथ आगे ले जा सकें। दूसरी चीज़ ये कहता है कि क्षेत्रफल इसका 398 है, तो मतलब 357 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा AB बराबर 357। ये दो चीज़ें आपके पास आ गई। अब यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करके उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं या फिर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लग रहा हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले फ्रेम कर लेते हैं हम इक्वेशन। पहले इक्वेशन से हमको ए की वैल्यू या बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो कैसे निकालते हैं? ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ए की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस बी। ये वैल्यू हम बी पे इस पे रख देते हैं। कहाँ पर? 2 में। अब 2 में रखने पर तो 2 में जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 38 माइनस बी इंटू बी बराबर 357। तो कुल मिलाकर के ये हो गया आपका 38 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 357। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 38b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 357। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसको एक सिंपल इक्वेशन के रूप में लिखूँ क्वाड्रेटिक, तो बी स्क्वायर ऋण 38b धन 357 बराबर 0। इस तरह का एक वर्ग समीकरण या कहूँ कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल जा रहा है। अब इसको मैं दोनों में से कोई सी एक मेथड यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रीफर करूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा आगे मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये 7 पंचे 35 और 7 एकम 7, हाँ 7 के हिसाब से अगर मैं तोड़ता हूँ तो आसानी से मुझे इसके फैक्टर मिल जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 7 से तो नहीं हो पाएगा, 7 से फिर 51 आएगा, आगे बढ़ेंगे 15 से भी नहीं आएगा, फिर 17 और 21, ये दो फैक्टर इसके मिलते हैं। जो 17 और 21 को जोड़ने पर 38 बनता है और 17 और 21 को गुणा करने पर आपका 357 बनता है। ये कुछ इस तरह से बन जाता है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, अरेंज कर लें। बी स्क्वायर माइनस 17b माइनस 21b धन 17 गुणित 21 ऐसा लिख लें इसको बराबर 0। एक ग्रुप ये बन जाएगा, दूसरा इसका ग्रुप बन जाएगा। b कॉमन निकलेगा b माइनस 17, यहाँ 21 कॉमन निकलेगा b माइनस 17। तो आगे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b माइनस 17 और b माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 17 या फिर 21 आएगी। तो अगर b की वैल्यू 17 है तो a का मान उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, अगर b का मान 21 है तो a का मान उसके हिसाब से 17 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपका इक्वेशन बनेगा। अगर b 17 है तो इसका मतलब a 21 है, और अगर b 21 है तो इसका मतलब a 17 है। तो चूंकि हमने a को लंबाई माना है तो बड़ा होगा उसको लंबाई बोलेंगे। तो फाइनल आंसर आपका जो बनेगा उसमें आप लंबाई यानी कि a को आप ले सकते हैं 21 सेंटीमीटर या मीटर और b को आप ले सकते हैं 17 मीटर। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं आपके आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उसको भी यूज करके बना सकते हैं। ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है, समकोण त्रिभुज पे आधारित है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है। दोनों के बीच का एक कनेक्शन दिया, दोनों के बीच का एक रिलेशन दिया है। शीर्षलंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी, बहुत आसानी से चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में आपको बनाने में। मैंने आपको कहा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है, 165 वर्ग मीटर है। तो कहने का मतलब आपको एरिया दिया है। शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार से 7 मीटर अधिक है। तो मैं आधार को मान लेता हूं x, माना कलर बदल लेते हैं, लाल से लिखना ठीक नहीं होगा, हम अपना फेवरेट नीला कलर यूज करते हैं। यस, माना आधार x मीटर, तो उस हिसाब से शीर्ष लंब जो होगा
यानी कि परपेंडिकुलर जिसको हम लोग कहते हैं, वो इससे 7 मीटर अधिक है, तो x+7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको फार्मूला लगाना है एरिया का, क्षेत्रफल का। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित लंब। क्षेत्रफल आपको दिया है क्या? नहीं दिया है। चलिए, दिया है 165, इट इज गिवन। सो 165 आपने लिखा, 1/2 आधार आपने लिखा x, शीर्ष लंब आपने लिखा x-7। इस 2 को उधर ले जाकर के आप तिर्यक गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 165 गुणित 2, और ये आपका आ जाएगा x इंटू x+7। 165 में 2 का गुणा करूंगा आएगा 330। इसको खोलूंगा कोष्टक को तो x वर्ग धन 7x आएगा। एक अच्छा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आप सबको एक तरफ ले जाएं तो ये आपका वर्ग समीकरण बन जाएगा। अब इस वर्ग समीकरण को आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा सॉल्व कर लें। हम जैसा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते आ रहे हैं उसी को अप्लाई करते हैं। 15 और 22 पे तोड़ेंगे तो 330 मिल जाएगा, और 22 में से 15 घटा दूंगा तो 7 मिल जाएगा। तो मध्य पद को मैंने तोड़ दिया 2 भाग में, x वर्ग धन 22 ऋण 15 कर दिया मैंने इसको, 330 अपनी जगह रहेगा बराबर 0। आगे बढ़ूंगा, कोष्टक को खोलूंगा, x वर्ग धन 22x ऋण 15x ऋण 330 बराबर 0 आएगा। ये दोनों को एक ब्रैकेट में ले लूंगा, इन दोनों को एक दूसरे ब्रैकेट में ले लूंगा, x कॉमन आएगा, x+22 यहाँ आएगा, यहाँ 15 कॉमन आएगा, यहाँ x+22 आएगा। चिन्ह के बारे में आप परेशान मत हो, क्योंकि यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे ऋण है, आपने ऋण को कॉमन लिया है, माइनस टेकन कॉमन, तो अंदर का साइन चेंज होना ही होना है, वो 22 हो जाएगा। अब x+22 दोनों में है तो मैं x+22 को एक साथ कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ बचेगा x-15। तो इस तरह से x की वैल्यू या तो 15 आएगी या x की वैल्यू -22 आएगी। तो अगर x की वैल्यू 15 है तो ही हमारा आंसर सही जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्क्स तो किसी में नहीं हो सकता, किसी भी मेजरमेंट को हम निगेटिव नहीं ले सकते। तो इस तरह से फाइनल जब आप आंसर लिखेंगे तो आप आधार को मानेंगे कितना, वो मैं बता देता हूं आपको। आप लिखेंगे आधार को 15, आधार आपका होगा 15 मीटर, और शीर्ष लंब जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं वो इससे 7 ज़्यादा होगा, तो 15 और 7 22 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आप इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। गिवन वैल्यूज़ जो आप गिवन कंडीशन है उसमें आपने जो ऑब्टेन्ड वैल्यूज़ हैं उसको पुट कर देनी है। आपका जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, वो वहीं पर आपको पता लग जाएगा, और उसी के थ्रू आप जान पाएंगे कि आपने जो क्वेश्चन को बनाया है, जिस मेथड का उपयोग किया है और जिस मेथड से आपने आंसर लाया है, वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। ठीक है। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही बेस्ड ये एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि व्यक्ति की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। यदि 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी 1 साल पहले, तो दोनों की वर्तमान आयु बताना है आपको। ठीक है, तो हम 1 साल पहले से ही शुरुआत करते हैं ना प्रश्न की। माना, फिर लाल रंग आ गया, लाल रंग ना यूज करें, हम नीला ही लेते हैं, नीले से ही शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का, और ये नीला रंग ले लेते हैं। माना 1 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर x, तो जो पिताजी हैं उनकी आयु 8 गुनी थी। 1 साल पहले की बात हो रही है, ध्यान रखें, ये 1 साल पहले की बात है। तो उस हिसाब से अगर आज मैं बात करूं तो इनकी आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु, पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी x-1 होगी, और पिताजी जो है वो हो जाएंगे 8x-1 के। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि इसमें कंडीशन दिया है आज के लिए, वर्तमान आयु के लिए, प्रेजेंट एज के लिए। व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। मतलब ये जो 8x-1 है ये x-1 के वर्ग के बराबर है। कुल मिला के वो ये कहना चाह रहा है।
इसको अब आप आगे बढ़ाएं, सिंप्लीफाई कर दें। 8x धन 1 बराबर x वर्ग धन 1 धन 2x। अब आप इसका समीकरण बनाएंगे, एक आसान सा वर्ग समीकरण बनता है इसका। x वर्ग यहीं रहेगा, ये 2x है, 8x इधर आ गया और दोनों तरफ आपका 1 है वो कैंसिल हो गया, तो ये 0 हो गया इधर। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो समीकरण बन रहा है वो बन रहा है x वर्ग ऋण 6x बराबर 0। अब यहाँ आप इसको बहुत आसानी से एक सिंपल वे में सॉल्व करिए, आप इसको लंबा मत करिए। x इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो या तो x बराबर 0 होगा या फिर x बराबर 6 होगा। तो x बराबर 0 तो पॉसिबल नहीं है, किसी की आयु 0 साल तो नहीं हो सकती। तो दोनों की वर्तमान आयु को ज्ञात करना है, तो इस हिसाब से अगर मैं x को 6 मानता हूँ तो पुत्र की 1 साल पहले, ये जो आयु थी वो 1 साल पहले थी, इसलिए पुत्र की 1 वर्ष पूर्व आयु जो होगी वो 6 हुई। तो वर्तमान आयु 7 हो जाएगी और पिताजी जो हैं वो हो जाएंगे इसके वर्ग के बराबर। तो 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग होता है 49, 49। तो ये आपके दोनों की आयु हो जाएगी, पुत्र की और पिता की। ये एक आसान सा सवाल था, वर्ग समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड था। आप इसको और भी तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जहाँ कंफर्टेबल हो आप उसी मेथड को यूज़ करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।